अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है बाय यूजिंग हैमिल्टोनियन मैकेनिज्म है। तो हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 19 है। इसका बी पार्ट है, सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास है। तो इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में यानी कि ए पार्ट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन को स्टडी कर लिया था। कंजर्वेशन ऑफ जो मेरे पास था टाइम एनर्जी, उस पर हमने बात कर ली हुई थी। ओके, तो अब हमें देखना है कि जो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है, क्या वो आया लीनियर मोमेंटम को लीड करती है या नहीं। यानी कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमारा टास्क है इस वीडियो में। ओके, यानी कि हमने ये देखना है कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, क्या वो आया कांस्टेंट है या नहीं, वो जीरो के इक्वल है या नहीं, वो कांस्टेंट है या नहीं, या वो सेम है या नहीं। ये हमने इस वीडियो में प्रूव करना है। ओके, ये मेरे पास सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है। तो अब चूंकि लीनियर मोमेंटम है, तो जाहिर बात है जो हमारे ट्रांसलेशनल सिमेट्री होगी वो ट्रांसलेशन जो सिमेट्री होगी वो मेरे पास देगी लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन को देगी। और जो हमारे पास रोटेशनली सिमेट्री होती है वो हमें एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन देती है। एक होती है हमारे ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशनली मोशन होती है। एक रोटेशनल मोशन होती है। जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, जो ट्रांसलेटरी सिमेट्री है, वो हमें लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन देती है। और जो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री होती है वो हमें एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन देती है। खैर, तो अब इस आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लैग्रांजियन को। ओके, ये मेरे पास लैग्रांजियन है। ये लैग्रांजियन इक्वेशन नहीं है, ये मेरे पास ओनली लैग्रांजियन है। ओके हो गया। तो अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम यही साइन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डी भी यूज़ कर सकते हैं, जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो पार्शियल एल ओवर, तो पार्शियल क्यू, तो पार्शियल क्यू प्लस, तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू, तो पार्शियल क्यू है। ये मेरे पास डॉट है। ये मेरे पास क्या है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। डॉट का मतलब क्या है, वेलोसिटी है। ओके, अच्छा, इस इक्वेशन को हमने यानी कि इस तरह लिख लिया हुआ है। इसकी डिफ्रेंशिएट कर दिया हुआ है इस इक्वेशन को। तो अब क्योंकि जो हमारे पास है, इधर हम स्पेस की बात कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ देखा था उसमें हमने टाइम को देखा था। ओके, वो तो टाइम डिपेंडेंट था। लेकिन अब जो हम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन स्पेस की बात कर रहे हैं। ओके, ये मेरे पास है। यानी कि जो हमारे टाइटल वो ये है कि होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या है, HOMOGENEIT, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी स्पेस लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मेरा टाइटल है। तो इधर में बस स्पेस है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम स्पेस को तज़किरा करेंगे। यानी कि ये दोनों लॉ क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट हैं। तो लिहाजा इसमें जो टाइम इंडिपेंडेंट वाला जो कंपोनेंट है वो मेरे पास जीरो हो जाएगा। यानी कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जनरलाइज वेलोसिटी आ चुकी है। यानी कि वेलोसिटी कहाँ से बनी है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट से बनी है ना। यानी कि ये देखिए हमारे पास सिंपल अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आगे जाए ये वेलोसिटी है, तो आगे एक्सेलरेशन है। तो इस एस को हम इसमें ऐसे इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब जो मेरे पास ये वेलोसिटी ये कैसे बनी है, ये वेलोसिटी या फिर ये वेलोसिटी कैसे बनी है, इसका यानी कि जो डी एस का उसका हमने टाइम डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो तब हमारे पास वेलोसिटी आई है। तो अब जो हमारे पास ये वेलोसिटी आई है, जो डॉट है शो कर रहे हैं वेलोसिटी को शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें टाइम है। तो हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट केस है हमारे पास। तो लिहाजा जो मेरे पास ये पार्ट होगा ये ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ये किस तरह ज़ीरो होगा, इसको हम डी क्यू ओवर डी टी इस तरह लिख सकते हैं। जो मेरे पास ये है इस तरह देखें ना, डी ये मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका हमने टाइम डेरिवेटिव लिया, तो इसको हमें डॉट के लिए लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास डी ओवर डी टी है, तो पार्शियल क्यू है ये मेरे पास। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी।
डन हो गया। तो लिहाजा अब जो हमारे पास इक्वेशन बच चुकी है वो हमारे पास ये है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू, और ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन चुकी है। ओके, अच्छा जी, ये लिख लिया हमने। तो अब इसमें अर्ज क्या है, तो इसमें अर्ज क्या है कि ये मेरे पास क्या है, अच्छा ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लैग्रांजियन आ चुकी है हमारे पास। ओके, अब जो हमारे पास ये एल है, ये एल अगर हमारे पास जीरो है, क्या है, अगर हमारे पास ये पार्शियल एल इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो लीनियर या एंगुलर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम में ये एनर्जी है जो भी इसके अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है, अगर ये जीरो के इक्वल है इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, सेम है, कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, जो एनर्जी है वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये इस चीज के इक्वल है तो फिर इन दोनों टर्म्स को, ये दो टर्म्स हैं अलग अलग, इन दोनों टर्म्स को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो यही चीज हम देखना चाह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन। ओके हो गया। तो अब इस हम जो मेरे पास है ये जीरो की इक्वल हो जाएगा, तो अब इसको हम जीरो के इक्वल, इसको भी हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन है वो मेरे पास इक्वेशन इस तरह बन चुकी है। डन हो गया, सॉरी ये डॉट नहीं आता। तो अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू इज इक्वल टू जीरो है, और ये मेरे पास क्या है, चलिए, अच्छा ये मल्टीपल हो रही है तो इधर अगर डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास ये जीरो ही रहेगा, तो इधर खत्म हो गया। तो अब इसको हम इसकी को लिख लिया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल एल और पार्शियल क्यू डॉट इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ ये देखें, इक्वेशन कहीं देखी देखी लगती है, ये हमारे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम है। ओके, इस पर हमने लास्ट वीडियो में बात की हुई है। ये देखें, ये जनरलाइज वेलोसिटी है, जनरलाइज फोर्स है हमारे पास है, तो ये लीनियर रोटेशन एक्सेलरेशन फोर्स एंड वर्क है। तो हमने इस इन्हीं टॉपिक्स में जनरलाइज मोमेंटम की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट किया हुआ है। खैर, ये मेरे पास जनरलाइज मोमेंटम बन चुका है। इस इक्वेशन को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं और इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। डन हो गया। तो अब जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है, अभी हमने बात की जनरलाइज्ड क्या है, मोमेंटम है, तो इसको हम पी के इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब इसको हमने इसकी इक्वल लिख लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो हमारे पास इक्वेशन है डी पी ओवर डी टी वो इज इक्वल टू जीरो हो चुकी है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि जो डी टी है इधर आकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है मल्टीपल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यहाँ पास पार्शियल है, यानी कि ये डी लिख ले या फिर पार्शियल लिख ले, एक ही बात है। तो अब दोनों साइड पर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, तो अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, p इज इक्वल टू जीरो। और यही हम निकालना चाहते थे कि जो मेरे पास लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है या नहीं, जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है या नहीं, जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम है या नहीं, यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो p हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो लिहाजा प्रूव हो चुका है कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड हो चुका है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर देखा जाए तो इधर हमारे पास साइक्लिक जो कोऑर्डिनेट है वो भी यूज़ हुआ है। ये क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, जिसको हम इग्नोर्ड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। खैर वो क्या होता है इसको हमने आई थिंक पहले डिस्कस किया या नहीं। तो बस यही समझ लें कि ऐसा कोऑर्डिनेट जिसको हम इग्नोर कर देते हैं उसको हम इग्नोर कोऑर्डिनेट या फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, यानी कि देखें ना कि जो मेरे पास एल की वैल्यू है, इधर तो हमने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है ना, इसको हमने इधर डायरेक्ट लिख दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को इधर, इसको हम इस, एक्चुअली ऐसा नहीं है, इधर हम साइक्लिक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हम ये जानते हैं, ये देखें जो मेरे पास ये वाला एल इज इक्वल टू एल क्यू क्यू डॉट है, तो ये इक्वेशन हम इधर यूज़ करते हैं। तो जब हम ये इक्वेशन जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो जो होगा ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो जो इसका साथ आएगा, इसके साथ जो नेगेटिव पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू होगा वो जीरो हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, ये इग्नोर एबल कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ हमारे पास सिंपल यही बच जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं सिंपल वर्ड में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एक्चुअली इसका जो पीछे प्रोसेस है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का होता है। खैर वो उसकी डिस्कशन बुक पर मेंशन नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं देख रहे। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो थर्ड लॉ है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर।